Welcome back everyone. So I'm starting a playlist on electrotherapy. This will be the first video of that playlist which will cover introduction to electrotherapy. और ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा 15 to 20 मिनट्स ईच. इसके बाद मैं इंडिविजुअल मोडालिटीज़ डालूँगा. So this video will be on introduction to electrotherapy. सो बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल पे बाकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं फिजियोथेरेपी के ऊपर. सो लेट्स बिगिन. इलेक्ट्रोथेरेपी बहुत टाइम से फिजियोथेरेपी का पार्ट रहा है, पर जो मॉडर्न इलेक्ट्रोथेरेपी है वो धीरे धीरे एविडेंस बेस्ड बनती जा रही है और हमको भी एविडेंस बेस्ड पढ़नी चाहिए. क्यों? क्योंकि हम हर एक मोडालिटी सेम पैरामीटर्स के साथ सब कंडीशंस में नहीं दे सकते. हमारे पास अगर हम कोई मोडालिटी प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर इंटेंसिटी प्रिस्क्राइब करते हैं, फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हमारे पास उसका स्ट्रिक्ट एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये मोडालिटी इस कंडीशन में इफ़ेक्टिव होती है, प्रूव्ड बाय रिसर्च. तो इसीलिए इलेक्ट्रोथेरेपी जब सही टाइम पे, सही जगह, सही रीज़न के लिए दी जाती है तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. अगर हम बिना सोचे समझे कोई भी मोडालिटी सेम पैरामीटर्स के साथ सब सेम कंडीशन में दे देते हैं तो या तो वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होगा नहीं, आप जो भी इलेक्ट्रोथेरेपी का टाइम था उसको वेस्ट ही करोगे, या फिर वो उल्टा पेशेंट को हार्म कर सकता है. हार्म कैसे? जैसे कुछ कंडीशंस होती है जिसमें इलेक्ट्रोथेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है या फिर कुछ प्रिकॉशंस के साथ हमें देनी होती है, तो उसके लिए हमको एनाटमी की और इलेक्ट्रोथेरेपी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल जो कैरोटिड साइनस वाला एरिया या नेक रीजन वाला एरिया, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं तो कुछ कंडीशंस में या कभी जो यहाँ पे वेसल्स हैं उनमें एबनॉर्मल चेंजेस हो सकते हैं, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती है और हमारे जो ब्रेन में ब्लड है, वो ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो सकता है. ऐसे ही अगर आप इंसीजन के पास या एब्रेशंस के पास इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं तो वहाँ पे चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगते हैं और पेशेंट को इरिटेशंस होती है. या फिर अगर आप ग्रेविड यूट्रस या फिर प्रेग्नेंट फीमेल में इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं तो जो फीटस है उसकी माल डेवलपमेंट हो सकती है या फिर ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करा सकता है. ऐसे बहुत से और कंडीशंस हैं, जैसे डीवीटी में अगर आप कोई मोडालिटी देते हो, जैसे अल्ट्रासाउंड देते हो जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस दे रही है, तो वो वहाँ से एम्बुलाई को डिसलॉज कर सकती है और आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस करवा सकती है, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पेशेंट में अननेसेसरी बर्न आप कर सकते हो अगर आप पेशेंट की स्किन सेंसिटिविटी चेक नहीं करते. तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रोथेरेपी एविडेंस बेस्ड पढ़नी है और बेस लाइन से पढ़नी चाहिए. अब इलेक्ट्रोथेरेपी अकेले इफ़ेक्टिव नहीं होती. मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोथेरेपी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए देते हैं. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब है जैसे कि पेन कंट्रोल के लिए दे रहे हैं हम, तो ये बहुत ही कम कंडीशंस है जहाँ पे सोलली हम सिर्फ इलेक्ट्रोथेरेपी दे रहे हैं. तो ये देखा गया है कि अगर इलेक्ट्रोथेरेपी को बाकी इंटरवेंशंस के साथ एक प्रॉपर प्लान बना के दिया जाए, जैसे एक्सरसाइज थेरेपी या मैनुअल थेरेपी, तो इलेक्ट्रोथेरेपी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. तो इसी ओवरव्यू के साथ हम स्टार्ट करते हैं. मेरा चश्मा टूट गया आज, तो मैं बिना स्पेक्स के पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ गलत लिखूँ या गलत पढ़ूँ तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं. तो इलेक्ट्रोथेरेपी 2 वर्ड से बना है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड इज थेरेपी, मतलब यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट. तो इलेक्ट्रोथेरेपी में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हमारी बॉडी में कुछ थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स लेके आते हैं. पर इलेक्ट्रोथेरेपी में सिर्फ वही मोडालिटीज़ यूज़ नहीं होती जो सिर्फ करंट प्रोवाइड कर रही है हमारी बॉडी में. और भी मोडालिटीज़ होती हैं जो इलेक्ट्रोथेरेपी के अंडर आती हैं, जैसे रेडिएशनल मोडालिटीज़ होती है जो रेडिएशंस देती है, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशंस, लेज़र, या फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस दे रहे हैं जैसे अल्ट्रासाउंड. तो इलेक्ट्रोथेरेपी वर्ड यूज़ करना अप्रोप्रिएट नहीं है, इसीलिए कहीं जगह, कुछ जगह इसको EPA भी बोला जाता है. EPA मतलब इलेक्ट्रो फिजिकल एजेंट्स, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रो फिजिकल मोडालिटीज़. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते क्लासिफिकेशन से कि आप आगे इलेक्ट्रोथेरेपी में कौन कौन सी मोडालिटीज़ पढ़ने वाले हो.
तो हम जनरली इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ को बहुत तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेन दो हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है, हम इलेक्ट्रोथेरेपी को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज लो फ्रीक्वेंसी करंट्स, तो हम इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ लेते हैं अभी, ये हम बाद में अच्छे से एक एक मोडालिटी करके पढ़ेंगे वैसे भी। तो जो लो फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं वो जनरली 1 to 100 हर्ट्ज तक होते हैं, और ये 1000 हर्ट्ज तक भी जा सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो 100-200 तक ही यूज़ करते हैं। इनके अंडर जो मोडालिटीज़ आती हैं वो यूज़ करती हैं सिनुसॉइडल करंट्स, या फिर डायडायनेमिक करंट्स, गैल्वेनिक करंट्स, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट्स। तो जो मोडालिटीज़ होती है जो ये करंट्स यूज़ करती है, एक तो होती है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर, जिसमें फैराडिक करंट्स हम यूज़ करते हैं, गैल्वेनिक, या फिर टेंस भी इसी के अंदर आता है लो फ्रीक्वेंसी करंट में। जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 1000 to 10,000 हर्ट्ज। तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 1000 to 10,000 हर्ट्ज। और इसके अंदर जो मोडालिटीज़ आती है वो आती है हमारी IFT और रशियन करंट्स। तो IFT इज इंटरफेरेंशियल थेरेपी। अब आ जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स पे। हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 10,000 से ऊपर, ठीक है, 10,000 प्लस हर्ट्ज। और इसके अंदर जो मोडालिटीज़ आती हैं वो आती है हमारी SWD, MWD, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब ये तो हो गए करंट्स। अब जो मोडालिटीज़ रेडिएशंस यूज़ कर रही है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत बाद में आते हैं रेडिएशंस, उसमें आते हैं आपके जैसे लेज़र थेरेपी या फिर इंफ्रारेड थेरेपी या फिर UVR। तो इसके अंदर आपके आते हैं लेज़र, इंफ्रारेड रेडिएशन और UVR, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इलेक्ट्रोडायग्नोसिस में हम कुछ चीज़ें हैं इलेक्ट्रोडायग्नोसिस के अंदर जो हम इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि EMG और NCV। ये हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको कैप्चर करते हैं और एक ग्राफ बना के हमको देते हैं। और थर्ड इज बायोफीडबैक। बायोफीडबैक बहुत सारे होते हैं। बायोफीडबैक मतलब हमारी बॉडी को एक फीडबैक दिया जाए जिससे वो अपने वॉलेंटरी कंट्रोल को और इम्प्रूव कर सके। तो बायोफीडबैक ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रिकल हो, बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ बायोफीडबैक जैसे EMG बायोफीडबैक वो हम इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर पढ़ते हैं। EMG बायोफीडबैक कैसे, जैसे कि कोई मसल ढंग से एक्टिवेट नहीं हो रही है तो हम उस मसल का उस पे इलेक्ट्रोड लगा के उस मसल का ग्राफ पेशेंट को दिखा सकते हैं एक्टिविटी से पहले, ताकि पेशेंट वो एक्टिविटी कर सके उस ग्राफ को देख के कि मेरी वो मसल एक्टिवेट हो रही है कब और कब नहीं हो रही, तो वो उस तरीके से एफर्ट लगाएगा। अब सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन में हम 3 में डिवाइड करते हैं। एक तो वो मोडालिटीज़ जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रही है बॉडी में, या फिर वो मोडालिटीज़ जो थर्मल चेंजेस ला रही है बॉडी में, हॉट या कोल्ड, या फिर वो मोडालिटीज़ जो कि कोई थर्मल चेंज नहीं ला रही बॉडी में। तो जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वाली मोडालिटीज़ हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं वही सारे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि डायरेक्ट करंट, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट, सिनुसॉइडल, डायडायनेमिक करंट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे फैराडिक, galvanic is interrupted DC, TENS, IFT, Russian currents,
एक्सेट्रा। ठीक है, थर्मल के अंदर हम पढ़ते हैं वो मोडालिटीज़ जो थर्मल चेंजेस बॉडी में ला रहे हैं। तो हीटिंग में आ जाते हैं हमारे इंफ्रारेड, UVR, SWD, MWD, और आ जाते हैं हमारे क्रायोथेरेपी, वैक्स थेरेपी, और नॉन थर्मल में आ जाता है अल्ट्रासाउंड, पल्स अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को अगर बहुत ज़्यादा देर तक दिया जाए या बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे दिया जाए तो वो भी कुछ हीटिंग इफेक्ट देगा, लेकिन जनरली जो अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है वो इतने इंटेंसिटी या इतने ज़्यादा देर तक नहीं दिया जाता। तो अल्ट्रासाउंड, पल्स अल्ट्रासाउंड लिख सकते हैं यहाँ पर हम, या फिर लो इंटेंसिटी लेज़र। ठीक है, लो इंटेंसिटी लेज़र। वही अगर हाई इंटेंसिटी हो तो वो थर्मल में भी आ सकता है लेज़र। वाइब्रेशन थेरेपी, या फिर मैग्नेटिक थेरेपीज। ठीक है, तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशंस इलेक्ट्रोथेरेपी की। अब इन मोडालिटीज़ को पढ़ने से पहले हमें हमारी बॉडी के अंदर कैसे इलेक्ट्रिकल करंट्स होते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे हमारी बॉडी आपस में कम्युनिकेट करती है थ्रू दीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, वो पढ़ते हैं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो ही हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देंगे ताकि वो उस सेल के फंक्शन को ऑल्टर कर सके। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन सेल। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सेल के अंदर होती कैसे है? तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सेल के अंदर थ्रू मूवमेंट ऑफ आयंस होती है। आयंस क्या होते हैं? चार्ज एटम्स। तो आयंस जब मूव करते हैं बॉडी में, जैसे पोटेशियम आयन, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, तो इन मूवमेंट की वजह से जो हमारे सेल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है वो होती हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये बहुत ही छोटे छोटे पाथवेज में होती है। ठीक है, और बहुत ही कम मिली वोल्ट्स का इनका वोल्टेज होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सेल में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस होती है और शॉर्ट पाथवेज में होती है जो सेल कम्युनिकेट करते हैं, थोड़े थोड़े एरिया में ही कम्युनिकेट करते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं या सिग्निफिकेंस बता देते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हर सेल में कैसे होती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हर सेल में होती है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैनक्रियाज में जो होते हैं। तो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं और ये बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो वो क्यों नहीं कर पाती वो हम देखते हैं। तो जनरली होता क्या है, हमारे बीटा सेल्स काम कैसे करते हैं? तो जो ग्लूकोज है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज अंदर जाता है बीटा सेल के थ्रू, ये GLUT4 चैनल्स हैं। ठीक है, यहाँ से ग्लूकोज अंदर गया, ग्लूकोज अंदर जाके ग्लाइकोलिसिस करता है, ग्लाइकोलिसिस से बनाता है पायरोवेट, और ये पायरोवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में कराता है TCA। TCA इज क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल कराने के बाद और पूरा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कराने के बाद हमारे पास आते हैं ATP। ठीक है, तो हमारे पास ATP बनते हैं। तो ये ATP क्या करते हैं, जो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स हैं यहाँ पे, KATP चैनल्स, उनको ये बंद कर देता है। तो ये यहाँ पे KATP हैं, KATP मतलब पोटेशियम सेंसिटिव, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। तो यहाँ से जो पोटेशियम है वो बाहर लीक हो रहा था। ठीक है, तो अब जब ये बंद हो गए हैं, तो जो पोटेशियम है वो बाहर नहीं जा पाएगा और अंदर K+ की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। K+ अंदर बढ़ेगा तो ये जो बीटा सेल है ये डीपोलराइज होगा। इस डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा,
ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपन होंगे और कैल्शियम यहाँ से अंदर जाएगा, ठीक है। और ये कैल्शियम चैनल्स स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन ऑर्गेनल्स को, जिसके अंदर इंसुलिन बनता है, स्टोर है, और वो यहाँ से फिर कैल्शियम की वजह से ये ऑर्गेनल्स इंसुलिन सिक्रीट करेगी बाहर को। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के थ्रू इंसुलिन बनता है, और ये सब होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की वजह से सेल में। तो जब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिसरप्ट हो जाती है तो बीटा सेल ढंग से अपना काम नहीं कर पाती। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हर सेल में होती है, और कुछ जो टिश्यूज़ हैं वो खुद से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे हमारा ब्रेन, हार्ट, मसल्स। तो वो हम पढ़ेंगे आगे, नर्व कैसे इम्पल्स जनरेट करती है। तो अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन सेल, कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हमारे सेल में है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अकॉर्डिंग टू चार्मन जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस है वो 4 जोन्स में डिवाइडेड है। इसमें ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर है, बीच में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे प्रोटीन्स, डीएनए, और ज़्यादातर अमीनो एसिड से बना होता है पूरा। तो इसीलिए ये जो सेंट्रल पार्ट है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और ये हमारी लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, अंदर हाइड्रोफोबिक एंड है, बाहर हाइड्रोफिलिक एंड्स है। इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है और ग्लाइकोलिपिड्स, ये स्ट्रक्चर्स हैं। इनके जो एंड्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए बिल्कुल बाहर इनके एंड्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब 2 जोन्स बच गए, एक इस लिपिड बाइलेयर के जस्ट अंदर और एक लिपिड बाइलेयर के जस्ट बाहर। तो इन दोनों जोन में होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। और ये पॉजिटिव चार्जेस क्यों होते हैं? ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सब आयंस की वजह से, जो कि यहाँ से बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। और ये जो हमारी लिपिड बाइलेयर है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब इन आयंस का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैन टेक प्लेस थ्रू 3 प्रोसेसेस। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो किसी भी पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना इज डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लू वाले डॉट्स हैं यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो ये जो यहाँ से यहाँ जाएंगे अब, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। जनरली डिफ्यूजन से जो पार्टिकल्स जाते हैं वो होते हैं हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ऐसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है सेम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सम चैनल्स। मतलब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चैनल्स बने होते हैं जो कि इस डिफ्यूजन को फास्ट कर देते हैं। तो ये इधर ज़्यादा क्वांटिटी में है, इधर कम क्वांटिटी में, तो ये इधर से इधर तो जाएंगे, लेकिन इन चैनल्स की वजह से ये बहुत जल्दी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इस तरीके से जो पार्टिकल्स जाते हैं सेल के अंदर वो होते हैं ग्लूकोज, ठीक है, और अमीनो एसिड्स। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे अगर हमें कोई पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ले जाना हो तो वो खुद से तो जाएगा नहीं, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है मतलब कि हायर से लोअर में जाएगा, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। और ये जो प्रोसेस है ये एटीपी यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी यूज़ होंगे, एटीपी यूज़ होके बनेगा एडीपी। और इस एनर्जी से अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में चला जाएगा। और इस तरीके से जो आयंस ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हो गया हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, और आयरन, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये अगर मेम्ब्रेन के अंदर है और मेम्ब्रेन के बाहर है तो इनका कुछ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है, और नर्स्ट इक्वेशन होती है E इक्वल्स टू आर टी। R is universal gas constant, T is temperature, RT, N, F, N is number of electron, F is Faraday's constant, Ln Q। और ये Q है जो पार्टिकल्स बाहर है अपॉन जो पार्टिकल्स अंदर हैं। तो ये है
Q जो पार्टिकल्स एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में है अपॉन में Q इंट्रा सेलुलर। तो ये है नर्व्स इक्वेशन। E बता रहे हैं कि सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, और ये मैंने आपको बता दिया, ये आयंस का बाहर का कंसंट्रेशन अपॉन आयंस का अंदर का कंसंट्रेशन। जैसे हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम बाहर कितना है अपॉन सोडियम अंदर कितना है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू डाल के हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बताते हैं। तो इन सारे आयंस का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये जनरली सेल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो रेस्ट में सेल के अंदर जो है नेगेटिव होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और कितना नेगेटिव होता है, तो नर्व्स में ये होता है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। और हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें होता है -90 मिलीवोल्ट। तो रेस्ट पे हमारे सेल्स के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन रहता है। और वो क्यों होता है नेगेटिव, वो इन दो चीज़ों की वजह से होता है। तो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम नर्व्स में देख रहे हैं -70, किन दो चीज़ों की वजह से होता है। तो फर्स्ट वन इज परमिएबिलिटी ऑफ K+ आयंस इज मोर देन Na+ आयंस। तो K+ आयंस की परमिएबिलिटी Na+ आयंस से ज़्यादा होती है। फर्स्ट रीज़न इज दिस। और सेकेंड रीज़न है सोडियम पोटेशियम पंप। तो अब ये है क्या, तो मैंने बोला नेट अंदर सेल के अंदर जो चार्ज है, ये सेल के अंदर का चार्ज है, नेट अंदर चार्ज नेगेटिव होता है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव होता है। तो ये जो बाहर पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम दोनों है और अंदर भी सोडियम पोटेशियम दोनों है। लेकिन जो अंदर पोटेशियम है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। तो सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम अंदर ज़्यादा है और बाहर दोनों ही ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सोडियम है। पर ये पोटेशियम अंदर ज़्यादा क्यों है और सोडियम अंदर क्यों नहीं है ज़्यादा, वो है कि पहला रीज़न था K+ की परमिएबिलिटी ज़्यादा है Na+ से। तो पहला हमने पढ़ा था डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की वजह से जो है अंदर जाएगा हमारा K+, क्योंकि बाहर K+ जो है ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड। सिर्फ K+ का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो बाहर K+ ज़्यादा है अंदर K+ कम है। तो K+ अंदर या बाहर जाता रहेगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से K+ की कंसंट्रेशन है, क्योंकि K+ की परमिएबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन सोडियम जो है Na+ जो है वो बाहर ज़्यादा है, फिर भी वो अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी कम है। तो फर्स्ट रीजन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से K+ अंदर जा रहा है, इस वजह से K+ अंदर ज़्यादा है। और सेकंड रीजन है इसके नेगेटिव होने का और अंदर K+ के ज़्यादा और सोडियम के कम होने का, इज सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें ATP यूज होता है और इसमें होता क्या है कि इसमें 2 K+ के आयंस अंदर जाते हैं इन एक्सचेंज ऑफ 3 Na+ आयंस। तो एक तो अंदर Na+ वैसे ही कम है, ऊपर से ये 3 Na+ बाहर निकाल रहा है और 2 K+ अंदर ले जा रहा है, और ये है एक्टिव प्रोसेस। इसमें ATP यूज हो रहा है इस पंप की वजह से। और नेट जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि 3 सोडियम बाहर आ रहे हैं। तो इस पंप की वजह से और परमिएबिलिटी की वजह से -70 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल में मेंटेन रहता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये कैसे ऑल्टर होता है और कैसे जो नर्व इम्पल्स है वो आगे ट्रांसमिट होता है। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी एक ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं। तो हमारी जो नर्व है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 पे मेंटेन रहता है। तो जब भी कोई स्टिमुलस इस -70 को -55 तक पहुंचा दे, ठीक है, मतलब बढ़ा दे हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, तो हमारा जो सेल है वो डीपोलराइज हो जाएगा और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इस -70 को -55 तक पहुंचाने के लिए जो स्टिमुलस है वो कितना चाहिए हमको, 10 से 15 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस चाहिए। तो एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है जो अगर मिलेगा तो आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस 10 to 15 मिलीवोल्ट का होना चाहिए, जिससे डीपोलराइजेशन होगी। अब ये डीपोलराइजेशन से क्या होगा, जो हमारी मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसका रिवर्सल हो जाएगा। पहले पोलैरिटी, पहले अंदर नेगेटिव थी,
बाहर पॉजिटिव था, अब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और बाहर नेगेटिव हो जाएगा ज़्यादा और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये +30 तक चला जाएगा अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और ये +30 तक जाने के बाद वापस से इसका जो पोलैरिटी है वो नॉर्मल होने लगेगी और ये वापस से माइनस की तरफ आएगा और -70 से भी कम हो जाएगा, और उसके बाद फिर वापस से नॉर्मल अपने -70 मिलीवोल्ट पे आ जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये जो पार्ट था यहाँ पे आया स्टिमुलस, इस स्टिमुलस की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। तो ये जो पार्ट है ये ग्राफ का ऊपर जाने वाला ये है डीपोलराइजेशन, ये नीचे आने वाला इज रीपोलराइजेशन, और ये जो -70 से और नीचे चला गया दिस इज हाइपर पोलराइजेशन, और इसके बाद से वापस से कंप्लीटली सेल रीपोलराइज हो गया है। तो ये जो चेंजेस हैं ये हुए कैसे, ये हम यहाँ पे देखते हैं। अब तो सबसे पहले हमारा जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम का है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हमने क्या बोला था, K+ अंदर ज़्यादा है तो K+ अंदर ज़्यादा है, Na+ अंदर कम है, Na+ अंदर कम है, बाहर अंदर टोटल नेट नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो माइनस अंदर ज़्यादा है, बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है तो बाहर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है। अब जब सेल डीपोलराइज होता है तो होता क्या है, डीपोलराइजेशन होने से पहले जैसे ही वो स्टिमुलस हमें मिलता है तो जो सोडियम चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, वो ओपन हो जाते हैं और यहाँ से Na+ का बहुत तेज रश होता है सेल के अंदर, और जो Na+ के रश होने के बाद धीरे धीरे स्लो रश होता है बाहर को K+ का, बहुत ही स्लो। लेकिन यहाँ पे मेन चीज है Na+ का फास्ट गशन, और इस Na+ के अंदर बहुत ज़्यादा Na+ के अंदर आने से सेल में होती है डीपोलराइजेशन, और ये -70 से +30 तक चला जाता है क्योंकि अब नेट अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो रहा है Na+ के अंदर आने की वजह से, ये बहुत ही कम आ रहा है बाहर, ठीक है, नेग्लिजिबल है अभी। तो ये यहाँ पे पूरा +30 तक पहुँच जाएगा। उसके बाद जब ये वापस रीपोलराइज होने लगता है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे जो सोडियम चैनल्स थे ये बंद हो जाते हैं, ठीक है, Na+ चैनल्स बंद हो जाते हैं, और ये जो K+ बाहर निकल रहा था अब ये तेज बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो फास्ट गश आउट होगा K+ का, सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे और K+ चैनल्स थोड़े लंबे टाइम तक खुले रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये और नीचे चला जाएगा क्योंकि अब सोडियम अंदर आ नहीं रहा है तो पॉजिटिव चार्ज अंदर और ज़्यादा आ नहीं रहा है, ऊपर से जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है K+ अंदर वो भी बाहर निकलता जा रहा है। तो जो पॉजिटिव चार्ज तक पहुंचा था हमारा ये वापस नेगेटिव होने लगेगा, और K+ चैनल खुले रहेंगे तो ये और नेगेटिव चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये K+ चैनल्स खुले हुए हैं, बाहर जा रहा है। अभी हमारा जो सेल है वो नेगेटिव तो आ गया, भले ही -70 से और कम हो गया लेकिन नेगेटिव तो आ ही गया है फिर भी। पर अभी क्या है, पहले था अंदर K+ ज़्यादा था, सोडियम कम था, ठीक है। अभी क्या सिनेरियो है, अंदर Na+ ज़्यादा है, K+ कम है, भले ही टोटल नेट नेगेटिव हो गया है अंदर, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गई है अब। तो इसको वापस सही करने के लिए वापस से सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जिससे ये वापस से अपने मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाता है। तो अब क्या होता है, इस पॉइंट पे जब ये वापस से अपना -70 पे आएगा तो ये कैसे आता है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से 3Na+ बाहर निकलने लगते हैं और 2K+ अंदर जाने लगते हैं, ठीक है। तो अब जो Na+ ज़्यादा हो रहा था वो बाहर निकल रहा है और 2K+ अंदर जा रहे हैं, तो ये जो शुरू में जो लेवल था वो वापस आ जाएगा, नेट नेगेटिव अंदर ज़्यादा हो जाएगा, -70 मिलीवोल्ट पे वापस पहुंच जाएगा, K+ अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, Na+ अंदर कम हो जाएंगे। तो ये इम्पल्स कैसे आगे ट्रांसमिट होती है हमने पढ़ लिया, बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा है हमने, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो कंडक्शन है ये दो तरीके से होती है, या तो ये डायरेक्ट हो सकती थी पूरे अपने एक्सॉन के लेंथ पे, या फिर ये जैसे यहाँ पे माइलिन शीथ है, ठीक है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ इंसुलेटर की तरह काम करती है, माइलिन शीथ के ऊपर से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो यहाँ से जंप करके आगे जाता है, तो अब उसको कम एरिया कवर करके आगे जाना है, तो इसीलिए जो माइलिन शीथ में, जिन न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ होती है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें जो कंडक्शन होती है वो फास्टर होती है, और जिनमें माइलिन शीथ नहीं होती उनमें जो कंडक्शन होती है वो स्लो होती है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरे नर्व के फाइबर की लेंथ में उसको होते हुए जाना है, यहाँ पे वो जंप करते हुए जाती है, इसको बोलते हैं सॉलिटेटरी कंडक्शन। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम सिग्नलिंग बिटवीन द सेल्स और हीलिंग प्रोसेस पढ़ेंगे।